नमस्कार, सीएमई पटना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग 27 अगस्त के प्रमुख करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। इस सीरीज के करंट अफेयर्स बीपीएससी व अन्य एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो के शुरुआत में हम लोग देखेंगे 26 अगस्त के प्रश्न, उसके आंसर हम लोग देखेंगे। तो 26 अगस्त का पहला प्रश्न था कि एशिया कप 2022 में भारत पाकिस्तान मैच में कमेंट्री करने वाले अभिषेक बिहार के किस जिले से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा भागलपुर। दूसरा प्रश्न है कि भारत के साथ राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में किस देश ने डाक टिकट जारी किया है? यहाँ पे टिकट होगा, तो ये आंसर हो जाएगा मिस्र। तीसरा प्रश्न है कि भारतीय मौसम विज्ञानी अन्ना मनी का संबंध किस राज्य से है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। ठीक है, आगे है चौथा प्रश्न, युवा साहित्य पुरस्कार 2022 के लिए चयनित उपन्यास प्रमेय किनकी रचना है? तो ये रचना है भगवंत अनमोल जी की। ठीक है, पांचवा प्रश्न है बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 243। अब आगे हम लोग चलते हैं 27 अगस्त के करंट अफेयर्स पे। तो इसमें पहला जो न्यूज है वो है कि वर्तमान तालिबान को अफगानिस्तान में सत्ता संभाले हुए 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है। ज्ञात हो कि अगस्त 2021 में अमेरिका ने अफगानिस्तान में तैनात अपने सैनिकों को वापस बुला लिया था। और आप सभी को याद हो तो बीपीएससी ने यहां से एक प्रश्न भी पूछा है कि अंतिम अमेरिकी सैनिक कौन था जो कि अफगानिस्तान से वापस निकला था। तो आप सभी को याद है कि ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसकी महत्ता कितनी है इस टॉपिक की। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि तालिबान जो है, ये तालिबान का उदय 1990 के दशक के प्रारंभ में हुआ था। और कब उदय हुआ था? तो रूसी सैनिकों की अफगानिस्तान से वापसी के बाद यह उत्तरी पाकिस्तान में उभरा था ये तालिबान। ठीक है, और तालिबान और अमेरिका से संबंधित कुछ कुछ वार्ता हैं, दोनों के बीच बातचीत हुई, उसके बाद ही अमेरिका जो है अपने सैनिक निकालने के लिए तैयार हुआ। तो उससे संबंधित 2 वार्ता हैं। एक तो मूरी वार्ता है जो 2015 में संपन्न हुआ था। इसमें जो भागीदार थे वो हैं अमेरिका, तालिबान व अफगान सरकार। उसके बाद है दोहा वार्ता 2020, इसमें अमेरिका और तालिबान ने आपस में बातचीत की थी। उसके बाद ही अमेरिका तैयार हुआ था अपने सैनिकों को वापस निकालने के लिए। अब ये जो है अफगानिस्तान, ये भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? तो अफगानिस्तान तेल व खनिज समृद्ध जो मध्य एशियाई देश हैं उनके लिए प्रवेश द्वार है। तो इसीलिए यहाँ पे शांति भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आगे चलते हैं कि नेपाल सरकार ने अग्निपथ योजना में गोरखा की भर्ती पर रोक लगाने की घोषणा की है। साथ ही इस योजना को त्रिपक्षीय संधि जो 1947 में संपन्न हुआ था उसके प्रतिकूल बताया है। इस त्रिपक्षीय संधि में कौन कौन शामिल थे? तो पहला तो नेपाल हो जाएगा, दूसरा भारत हो जाएगा और तीसरा उस समय ब्रिटेन था। तो ये 3 देश शामिल थे। ठीक है, आगे कि केंद्र द्वारा पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में अगला कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। और वी सुब्रमण्यम का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा और इनका कार्यकाल 1 नवंबर से प्रारंभ होगा और ये सुरजीत सिंह भल्ला का स्थान लेंगे। तो पूछा जा सकता है प्रश्न कि कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम जी किसका स्थान लेंगे आईएमएफ में कार्यकारी निदेशक के स्थान पर, या फिर इनसे पूर्व कौन थे आईएमएफ में कार्यकारी निदेशक? तो आंसर हो जाएगा सुरजीत सिंह भल्ला। ठीक है, आगे है कि आईएईए के विशेषज्ञों का एक दल यूक्रेन में जपोरिजिया परमाणु संयंत्र का दौरा करेगी। ठीक है, कौन सा संयंत्र? जपोरिजिया परमाणु संयंत्र। कहाँ है ये? यूक्रेन में है। तो आईएईए क्या है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, और इसे 1975 में वर्ल्ड एटम्स फॉर पीस ऑर्गेनाइजेशन के रूप में स्थापित किया गया था। और यह यूनाइटेड नेशन के प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं आता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है आईएईए के बारे में। और इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में है। आगे हम लोग चलते हैं कि नासा के द्वारा आर्टेमिस मिशन लॉन्च किया जाएगा। यह नासा का मानव रहित मिशन है। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि आर्टेमिस मिशन निम्न में से किस संस्था का है, किस संस्था से संबंध रखता है? ऑप्शन दे देगा नासा, इसरो, यूरोपियन यूनियन स्पेस एजेंसी या फिर जाक्सा। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है आर्टेमिस मिशन नासा से संबंधित है। आगे चलते हैं हम लोग नेशनल न्यूज पे। तो इसमें पहला जो न्यूज है वो है कि भारत के 49वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में जस्टिस यूयू ललित शपथ लेंगे। ठीक है, आज ये शपथ ग्रहण कर लिए हैं।
अगला जो न्यूज है कि 48वें मुख्य न्यायाधीश एनवी रमणा के अंतिम दिन को चिन्हित करने के लिए 26 अगस्त को पहली बार ऐतिहासिक रूप से लाइव स्ट्रीम कार्रवाई शुरू की गई। ठीक है, ये 26 अगस्त को हुआ है। तो यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है, हाईकोर्ट में तो लाइव स्ट्रीमिंग होती है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में ये पहली बार हुआ है 26 अगस्त को। अब यहाँ पे चूंकि प्रधान न्यायाधीश की बात हो रही है, तो थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 के तहत होती है और सीजेआई का कार्यालय सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के दायरे में भी आता है। ये आप सभी को ध्यान रखना होगा। और ये बात हो गई कि सीजेआई जो एनवी रमणा थे वो 48वें मुख्य न्यायाधीश थे भारत के। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग कि राष्ट्रीय टीबी रिपोर्ट के अनुसार 2021 में केंद्र सरकार के निक्षय पोषण योजना से तपेदिक से पीड़ित केवल 2/3 लोग ही लाभान्वित हुए हैं। तो ये रिपोर्ट अपने आप में, ये जो डेटा है अपने आप में चिंता का विषय है कि राष्ट्रीय टीबी रिपोर्ट के अनुसार 2021 में केंद्र सरकार की निक्षय पोषण योजना से तपेदिक से पीड़ित केवल 2/3 लोग ही लाभान्वित हुए हैं। तो इसमें देखते हैं हम लोग कि ये जो निक्षय पोषण योजना है ये 2018 में लॉन्च की गई थी और किसके द्वारा किया गया था? तो स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था और पोषण संबंधी जरूरत के लिए 500 रुपए प्रति माह प्रत्येक तपेदिक रोगी को दिया जाता है इसमें। ठीक है, अब आगे है कि भारत सरकार ने तमिलनाडु में एक और हाथी रिजर्व अगस्त मलाई की अधिसूचना की घोषणा की है। ठीक है, और ये क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से बीपीएससी पूछ सकती है कि जो अगस्त मलाई है वो किस राज्य में है, या फिर इससे संबंधित अन्य क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं कि जो तमिलनाडु में ये अगस्त मलाई रिजर्व है, ये 5वां हाथी रिजर्व है और इससे पूर्व नागालैंड में 2018 में सिंगफान को हाथी रिजर्व घोषित किया गया था। और फिर है कि हाथियों की संख्या भी हम लोग देख लेते हैं। और ये अगस्त मलाई के बारे में एक और बता दूं कि ये 32वां हाथी रिजर्व है। ठीक है, देश में 32वां हाथी रिजर्व है। और हाथियों की जो सर्वाधिक संख्या है, थोड़े फैक्ट मैं यहाँ पे आप सभी को बता देती हूँ, आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं। हाथियों की सर्वाधिक संख्या कर्नाटक में है। कुल संख्या कितनी है कर्नाटक में? 6049 है। और दूसरी जो संख्या आती है हाथियों की अधिक संख्या जो है कर्नाटक के बाद कहाँ है? तो वो असम में है और उसके पश्चात केरल में है। और हाथी जो है वो IUCN के इंडेंजर्ड लिस्ट में शामिल है। जो साइट्स है उसके परिशिष्ट वन में शामिल है और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल है। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं। तो अगला जो न्यूज है कि फीफा ने भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF से प्रतिबंध हटाने की घोषणा की है। ज्ञात हो कि तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के कारण AIFF यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पर फीफा ने 16 अगस्त को प्रतिबंध लगाया था और अब ये हटा दिया गया है। तो इससे क्या होगा, ये अब जो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप है जो कि 11 से 30 अक्टूबर तक चलने वाला था, वो भारत में आयोजित किया जा सकेगा। इसकी योजना पहले से थी, लेकिन चूंकि प्रतिबंध लगा दिया गया था तो असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। तो अब अंडर 17 महिला विश्व कप जो फीफा के द्वारा करवाया जाता है वो संपन्न होगा भारत में, यानी भारत मेजबान देश होगा। और यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि ये प्रतिबंध जो है AIFF पर वो 85 साल में पहली बार लगाया गया था। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं बिहार के न्यूज पर। तो यहाँ पे पहला न्यूज है कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए बिहार के 2 शिक्षक शिक्षिका को चयनित किया गया है। इसमें पहली जो शिक्षिका है वो है निशी कुमारी। ठीक है, निशी कुमारी जो पटना से हैं और दूसरे जो हैं वो हैं सौरभ सुमन सुपौल से। ठीक है, और निशी कुमारी जो है वो खुसूरपुर पटना में पढ़ाती हैं। ये पटना में जो स्कूल है वहां पढ़ाती हैं। और आप सभी को ये भी नॉलेज रखना चाहिए कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए 46 शिक्षकों का चयन हुआ है और इन सभी को 5 सितंबर 2022 को ये पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। और बिहार सरकार की ओर से 6 शिक्षकों का नाम प्रेषित किया गया था, जिनमें से इन दोनों का नाम चयन हुआ है, निशी कुमारी और सौरभ सुमन जी को इनका नाम चयनित हुआ है। और पुरस्कार स्वरूप इन्हें क्या मिलेगा? तो सिल्वर मेडल और 50,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, अब आगे है कि विश्व की सबसे सस्ती बिजली उत्पादन करने की तकनीक जमुई जिला के छात्र रोहित कुमार ने विकसित की है। इस तकनीक का नाम हाइड्रो लिफ्टिंग तकनीक रखा गया है। तो यहाँ से प्रश्न उठ सकता है कि
हाल ही में हाइड्रो लिफ्टिंग तकनीक नाम से बिजली उत्पादन करने की तकनीक जो है वो विकसित की गई है, किसके द्वारा की गई है? तो आंसर हो जाएगा रोहित कुमार। और किस जिला से संबंध रखते हैं? तो आंसर जमुई जिला हो जाएगा। ठीक है, आगे कि गोपालगंज के मुकेश कुमार का चयन इंडिया ए क्रिकेट टीम में हुआ है। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है बिहार के लिए और बहुत बहुत बधाई मुकेश कुमार जी को। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाता है। ठीक है, तो आप सभी को ध्यान रखना चाहिए। फिर आगे आता है कि थाईलैंड ओपन कराटे चैंपियनशिप में बिहार के मृत्युंजय ने, एक मिनट जरा मैं क्लीन कर दूं, यहाँ पे कि थाईलैंड ओपन कराटे चैंपियनशिप में बिहार के मृत्युंजय ने जूनियर 76 केजी में थाईलैंड को हराकर कांस्य पदक जीता है। ठीक है, तो ये हमने इंटरनेशनल, नेशनल और बिहार न्यूज कवर कर लिया। अब बारी आती है आज के प्रश्न की। तो इसमें पहला प्रश्न है कि हाल ही में देश का 32वां हाथी रिजर्व किसे घोषित किया गया है? आप सभी को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है या फिर इसका आंसर जाके सर्च करने हैं। वस्तुतः आपको इसके आंसर जो है वो इसी वीडियो में मिल जाएंगे, आप चाहे तो इसका रिवीजन भी कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको प्रश्न बता देती हूँ, बाकी कल इसका जवाब दिया जाएगा। पहला प्रश्न है कि हाल ही में देश का 32वां हाथी रिजर्व किसे घोषित किया गया है? इसके ऑप्शन है ए सिंगफन नागालैंड, बी मयूर झरना पश्चिम बंगाल, सी अगस्तमलाई तमिलनाडु, डी वाल्मीकि रिजर्व बिहार, या फिर ये उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे या किन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए बिहार से चुना गया है? ऑप्शन है ए अमित कुमार, बी निशी कुमारी, सी सुनीता राव, या फिर डी सौरभ सुमन, या फिर ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। आगे है तीसरा प्रश्न कि जस्टिस उदय उमेश ललित भारत के कौन सेवें मुख्य न्यायाधीश बने हैं? ऑप्शन है ए 49वें, बी 48वें, सी 50वें, डी 47वें, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। चौथा प्रश्न है कि जपोरिजिया परमाणु संयंत्र निम्न में से किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाए ऑप्शन है ए अमेरिका, बी यूक्रेन, सी रूस, या फिर डी ईरान। पांचवा जो प्रश्न है वो है कि निक्षय पोषण योजना की शुरुआत कब की गई? अब बीपीएससी का जो पैटर्न है उसमें ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है कि संबंधित योजना किस तिथि को जारी की गई थी या कब लॉन्च किया गया था। तो ऐसा प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप सभी को इसका आंसर बताया गया है पहले वीडियो के डिस्कशन में। तो आपको बताना है कि इसका ऑप्शन है अप्रैल 2018, मई 2018, सी मार्च 2018, या फिर जून 2018, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसके जवाब आपको अगले वीडियो में दिए जाएंगे। तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।